नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पीसीएस क्लासेस पर। और मैं आनंद सिंह। आज हम जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं। ज्योग्राफी का 6 चैप्टर आज हम करेंगे और इसी के बाद 2 चैप्टर्स और रह जाएंगे। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों के लिए कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि क्योंकि देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ स्पेसिफिक नोट्स होंगे जिनसे मैं जो एनसीईआरटी की कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन कुछ कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से थोड़ा 2-4 दिन का डिले हो गया बीच में। जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज है इसकी मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन यही चीज हम एनसीईआरटी की बुक से कवर करेंगे। स्पेशली जो पॉइंट्स होंगे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि हमें कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो, और बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी ज्योग्राफी की सीरीज में। लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, देखा कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं है। एचसीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो अनाउंस हो चुका है न्यूज़पेपर्स में कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अभी से आपकी प्रिपरेशंस अगर अच्छी होंगी तभी आप उस एग्जाम को निकाल पाएंगे। ठीक है। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि पीसीएस क्लासेस के नाम से ही हमारी खुद की जो क्लासेस हैं, ठीक है, यूपीएससी प्लस एचसीएस की क्लासेस चल रही हैं। उन क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही लो मिनिमल कॉस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। 9034145146, ये मेरा नंबर रहेगा। ठीक है, 9034145146 ये मेरा नंबर रहेगा। आनंद सिंह, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन जो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको वो काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ हम स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह भी जो भी है कंप्लीट प्रिपरेशंस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का 6 चैप्टर। हाँ जी, तो देखिए चैप्टर नंबर 6, 5 चैप्टर्स पहले हम कर चुके हैं। जो छठा चैप्टर है वो है मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी जो स्थल रूप होते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थल रूप। जो पृथ्वी पे जितने भी बने हुए जो स्थल रूप है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्थल रूप होते हैं, किस टाइप से हम उन चीजों को करते हैं। ठीक है, क्या स्थल रूपों में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर हम स्थल रूपों की यानी लैंडफॉर्म्स की बात करें, तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, देखने में तो वो अगर हम आकाश से देखें तो वो पूरी गोल टाइप की दिखती है, लेकिन एक्चुअली में उसकी जो शेप है वो जियोइड है। इस तरह की अंडाकार शेप है। लेकिन वो भी पूरी तरह गोल नहीं है, क्योंकि जो हम अगर सरफेस की बात करें, स्थल की बात करें, तो वो हर जगह सेम नहीं है। अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अर्थ कई जगह से ऊबड़ खाबड़ टाइप की मिलेगी आपको। लिथोस्फेयर कई जगह से, क्योंकि जो स्थल होता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, वो कई जगह आपको रग मिलेगा, कई जगह फ्लैट मिलेगा। रग का मतलब होता है ऊंचा नीचा। रग का मतलब क्या होता है? ऊंचे नीचे। आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऊंचे नीचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। और कुछ जगह आपको समतल फ्लैट यानी मैदान देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमारे जो लैंड फॉर्म्स है वो अलग अलग तरह के हो जाते हैं। लैंड फॉर्म्स बेसिकली 2 तरीके से बनते हैं। जो स्थल रूप है, ये 2 तरीके से बनते हैं। 2 प्रोसेस होती है इनके अंदर। एक 2 प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व होगी? एक होगी इंटरनल, इंटरनल प्रोसेस। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होती हैं, हमें पता नहीं चलता इनके बारे में, लेकिन ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है इंटरनल प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो लैंड है, जमीन है, उसका कई जगह पे अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है, यानी ऊंचा उठा हुआ दिखने को मिलता है। और कई जगह पे सिंकिंग देखने को मिलती है, कई जगह पे सिंक करने का मतलब कई जगह जो जमीन है वो धंस जाती है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि मैं मोमेंट्स ऑफ प्लेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोमेंट्स ऑफ प्लेट्स की। अब इन जो प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो किस हिसाब से होता है? देखो, जितनी भी हमें पता नहीं चलता, लेकिन जितनी भी प्लेट्स हमारे पास हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, वो जब जितनी भी सारी प्लेट्स हैं वो सबकी सब धीरे धीरे कुछ मूव करती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब एक जगह फिक्स रहती है, वो उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है। उन मूवमेंट्स की वजह से जो ज्यादा डेंसर प्लेट होती है,
जो इसका घनत्व ज्यादा होता है वो जो हल्की प्लेट होती है उसके नीचे की तरफ धस जाती है, जिसकी वजह से कुछ हिस्सा जो जमीन का वो नीचे की तरफ धसता है और कुछ ऊपर की तरफ उठता है। तो इसी को कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। नेक्स्ट होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे वियरिंग एंड टीयरिंग कह सकते हैं, जहां पे अर्थ का कुछ हिस्सा टूट रहा है और कुछ नया हिस्सा बन रहा है। इसके अंदर दो मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक्सटर्नल यानी बाहरी जो प्रोसेस है, उसके अंदर इंटरनल आंतरिक प्रोसेस जो आंतरिक प्रक्रिया, और एक्सटर्नल बाहरी प्रक्रिया। एरो जो हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस है उसके अंदर हमारे बेसिकली दो पार्ट है। एक हमारे पास है इरोजन, एक हमारे पास है इरोजन जिसे हिंदी में कहते हैं हम अपरदन, हिंदी में कहते हैं अपरदन। और दूसरा है डिपोजिशन, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है निक्षेपण। ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, निक्षेपण, निक्षेपण। ठीक है, ये आंसर रहेगा, निक्षेपण। तो बेसिकली ये दो प्रोसेस होती है। डिपोजिशन अपर्दन में क्या होता है, जो एक सरफेस से मिट्टी लगा लो या जिस किस जो चट्टाने हैं या जमीन है, लैंडफॉर्म है, वो कई तरीकों से टूटते हैं। उनका एक जगह से टूटना और वहां से बह जाना या वहां से किसी और जगह चला जाना, यही अपर्दन होता है, एरोजन होता है। ठीक है, लेकिन उसी जो मटेरियल का कहीं और जाके इकट्ठा हो जाना, मान लो ये लैंड थी, इसमें से ये हिस्सा निकल गया, तो ये हुआ इरोजन। लेकिन ये लैंड थी, इसमें ये हिस्सा जमा हो गया, ये होता है निक्षेपण यानी डिपोजिशन। ये कई तरीकों की चीजों की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिंपल नॉर्मल कई सारी प्रोसेस होंगी, ये कुछ छोटी छोटी प्रोसेस होती है इनके बीच में। जैसे मान लो नदी बह रही है, उसके रनिंग वाटर की वजह से पहाड़ों के अंदर आपको इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आइस, बर्फ पिघलती है, बर्फ के पिघलने की वजह से आपको इरोजन देखने को मिलेगा। और विंड की वजह से आपको इरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, एचएस 2019 में क्वेश्चंस इरोजन के ऊपर पूछा गया है। एचएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू इरोजन। तो यहाँ से इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है। अब देखो, लैंडफॉर्म्स तो जो स्थल रूप है वो तो अलग अलग तरह के हैं। कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। हमें बेसिकली तीन टाइप के जो है स्थल रूप है उनके बारे में पढ़ना है। लैंड रूप जो लैंड फॉर्म्स है उनके बारे में पढ़ना है। पहला जो लैंड फॉर्म होता है उसे कहते हैं माउंटेन्स। ठीक है, पहला लैंड फॉर्म है माउंटेन। दूसरा है हमारे प्लेट्यूज यानी पठार, दूसरे प्लेट्यूज। और तीसरे हो जाते हैं हमारे प्लेन एरियाज। ठीक है, फर्दर डिवीजन इन्हीं में से चलेगा। सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में हमें माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स यानी पर्वत, हिंदी में इन्हें कहते हैं पर्वत। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसे पर्वत जिनकी हाइट 600 प्लस मीटर हो जाए जमीन के लेवल से। मतलब आप खड़े हैं एक जगह पे, मान लो एक जगह आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है या आप खड़े हैं, और आपके सामने कोई ऐसी ऊंची चीज आ जाए जिसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा हो, 600 मीटर से जिसकी हाइट ज्यादा हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, 600 मीटर की हाइट के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, 600 मीटर से ज्यादा हाइट होगी तो उसे पर्वत कहेंगे। एलिवेशन ऑफ अर्थ कहलाता है ये। ठीक है, एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। यहाँ काफी छोटे छोटे समिट से मिलके बना होता है, मतलब छोटे छोटे पत्थर टाइप के आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको छोटे छोटे पत्थरों के टाइप में मिलेगा। ऊपर से इसकी शेप जो ऐसे होती है कॉनिकल होती है, और नीचे से जो बेस होता है वो बहुत चौड़ा होता है। ठीक है, ब्रॉड बेस वाला होता है। इसी तरह की बहुत सारी हाई एवर बहुत माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। जो अगर हम बात करें, हमने सबसे लोअर लेवल की बात करी, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा हाइट की भी हो सकती है। 8,000 मीटर से भी ज्यादा हाइट की आपको चोटियां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स जो हैं, पर्वत हैं, ये बहुत ऊंचे भी होते हैं। इवन
बादलों से भी ऊपर हो जाते हैं कई बार। तो इसी वजह से वहां का जो क्लाइमेट है वो काफी ठंडा होता है। ऐसे पर्वत जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बादलों बादलों से ऊपर भी चले जाते हैं, तो उनकी हाइट, मतलब उनके वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होता है, इसीलिए वहां ठंड होती है। माउंटेन्स की बात करते हैं। कुछ माउंटेन्स ऐसी होती है जो परमानेंटली जमी होती है, ठीक है, वहां पे बर्फ के रूप में जो नदियां हैं वो पूरी तरह जमी होती है, जिन्हें कहते हैं हम ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स यानी ऐसा एरिया, ऐसी माउंटेन, ग्लेशियर भी एक माउंटेन है, ठीक है, ग्लेशियर इज अ टाइप ऑफ माउंटेन, लेकिन इसको पूरी तरह माउंटेन में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक तरह की नदियों का ही टाइप होता है जो जमी हुई, धीरे धीरे वो बर्फ पिघलती है, आइस पिघलेगी, और नदी का मतलब एक नदी का संचार होता है, ठीक है। तो ग्लेशियर्स उन्हीं को बोलते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है हिमानी, ठीक है, हिंदी में इसे हिमानी कहते हैं। कुछ माउंटेन्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो एक्चुअल में हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो समुद्र के नीचे हैं, दे आर अंडर द सी, लेकिन उनकी हाइट की अगर हम बात करें, वो इतनी ज्यादा है। अब दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट से भी ज्यादा हाइट वाली माउंटेन्स हमें देखने को मिलती है अंडर वाटर, ठीक है। जैसे ये ग्लेशियर्स हो गया, कुछ फोल्ड माउंटेन्स से क्रस्ट है, क्रस्ट को अपर पार्ट का कहते हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनती हैं, ये क्योंकि डायग्राम्स ऊपर है, जो कुछ लिखा हुआ है वो नीचे है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ साथ साथ में चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कई सारे माउंटेन्स एक साथ हो जाए, जैसे ये माउंटेन्स है ऐसे ऐसे ऐसे, ये अगर कई सारे माउंटेन्स एक ही लाइन में आ जाते, ठीक है, अगर एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं तो उन्हें रेंज कहते हैं, यानी श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? श्रृंखला। उन्हें श्रृंखला कहते हैं। और ऐसे ही जो माउंटेन्स की रेंज होती है वो ऐसा नहीं कि छोटी छोटी होती है, बहुत हजारों किलोमीटर्स तक की जो माउंटेन रेंजेस हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, हमें हमें एशिया में हिमालयस देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? एशिया में। हिमालयस की जो पर्वत श्रृंखला है बहुत बड़ी है, ठीक है। यूरोप के अंदर आपको एल्प्स देखने को मिलेगा यूरोप में। एंडीज आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी, ठीक है। और बेसिकली साउथ अमेरिका में। तो ये वो माउंटेन रेंजेस हैं जो एक्चुअली में इंडिया में सॉरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं। इंडिया में तो है ही, हिमालयस माउंटेन्स हैं, लेकिन वर्ल्ड में भी जो माउंटेन रेंजेस है एग्जिस्ट कर रही हैं, और हजारों करोड़ों किलोमीटर्स लंबी है। माउंटेन्स अलग अलग हाइट के, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अंडर वाटर, यहाँ पे देखिए अंडर वाटर का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो मोना किया एक हवाई आइलैंड है, मोना किया, ठीक है। एक बेसिकली कह सकते हैं कि अंडर वाटर माउंटेन है, पानी के नीचे वाली माउंटेन है मोना किया। हवाई आइलैंड के पास है ये, ठीक है, हवाई आइलैंड के पास है। और मोना किया की जो हाइट है वो 10,205 मीटर है, ठीक है। 8,848 पॉइंट कुछ मीटर, 8,848 मीटर के प्लस कुछ 0.2 या 0.5 0.52 मीटर हो सकता है। इस तरह की लगभग इस अप्रोक्सीमेटली इतनी हाइट, 88 मीटर जो हाइट है वो हमें हिमालयस की देखने को मिलती है। लेकिन मोना किया ऐसा माउंटेन है जो 10,205 मीटर है, जिसकी हाइट 10,205 मीटर है। लेकिन जो ये मोना किया है ये जमीन के ऊपर नहीं है, ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं माउंटेन्स की, टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की बात करते हैं। बेसिकली माउंटेन्स के अगर हम टाइप्स की बात करें, तो माउंटेन्स के जो टाइप्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं वलित पर्वत। कौन से? फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत। और जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं?
जिन्हें कहा जाता है ब्रंशोथ ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, उन्हें ब्रंशोथ कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा जो वॉल्केनिक है, उसे तो हम सीधे सीधे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स को वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स को ब्रशोंत, और वॉल्केनिक को ज्वालामुखी पर्वत ये कहा जाता है। और तीन तरह के माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में समझते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स की, तो फोल्ड माउंटेन्स में आपको दो तरह की माउंटेन्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। एक यंग फोल्ड और एक ओल्ड फोल्ड। कौन कौन सी? एक यंग वाली और एक होगी ओल्ड वाली। यंग फोल्ड माउंटेन्स वो होती हैं, ये सिर्फ उम्र के हिसाब से होती है। अगर कोई हाल ही में अभी भी कोई पर्वत ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। आज की स्थिति में भी अगर कोई पर्वत अपनी ऊंचाइयों को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो वो यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे। ओल्ड माउंटेन्स कौन सी होंगी? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जिनका अपरदन शुरू हो जाता है, इरोजन शुरू हो जाता है, और जिसे दूसरी भाषा में हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है। वेदरिंग, अगर माउंटेन्स की वेदरिंग शुरू हो जाती है, उनके आकार में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो हम जो उसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हिमालयस के कुछ माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन्स, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल। जो हिमालय माउंटेन्स है एंड जो एल्प्स माउंटेन है, ये जो एग्जाम्पल है यंग फोल्ड की। वहीं पे हम बात करें अरावली रेंज की, जो भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी अगर हम बात करें, तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में आ जाते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से आती है। ठीक है। अब ये फोल्ड माउंटेन्स होती क्या है, बनती कैसे है, वो देखिए। इसको समझाने के लिए मैं इस पेज का इस्तेमाल करूँ। ये मान लीजिए एक प्लेट है, एक प्लेट इधर से दबाव दे रही है, एक प्लेट इधर से दबाव दे रही है, और बीच में मतलब एक प्लेट, ये दोनों आपस में से जुड़ गई हैं आके। एक प्लेट इधर से आई है, एक प्लेट इधर से आई है, और ये दोनों प्लेट्स बीच में से जुड़ गई। अब ये एक दूसरे की तरफ प्रेशर बना रही है, तो बीच में से ये देखो क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को यू प्रेशर बनाऊं, तो बीच में वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है। ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जैसे यू दोनों तरफ यूं आ रही है, और बीच में से ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। अब आते हैं हम डायग्राम पे फोल्ड माउंटेन्स की। ये देखिए, एक प्लेट इधर से जो प्रेशर लगाएगी, एक प्लेट इधर से प्रेशर लगाएगी, और बीच वाला हिस्सा, जो क्रस्ट का जो बीच वाला हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ उठ गया। इसी को कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। ये देखिए, इस तरह का जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया अभी पेपर से। हिमालयस, एल्प्स, एंडीज, ये सारे माउंटेन्स के एग्जाम्पल थे, पर्वत श्रृंखलाओं के एग्जाम्पल थे। और हिमालयस और एल्प्स जो है, वो आपको ब्लॉक जो फोल्ड माउंटेन्स है, और वो फोल्ड में भी यंग फोल्ड माउंटेन्स, उनका एग्जाम्पल होगा। ठीक है। जो अरावली रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा वॉन डाउन द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ठीक है। अब जो जहां पे ओल्ड जो माउंटेन्स होती है, वो वहां पे प्रोसेस ऑफ इरोजन शुरू हो चुका होता है, वो अब खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और एप्लेंशियन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूराल माउंटेन्स है रशिया के अंदर। ये वो एग्जाम जो ये वो है पहाड़ है, या कह लो कि वो पर्वत हैं जो पहले कभी बहुत बड़े थे, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत बड़े नहीं है। इनकी जो ऊपर से चोटी है, वो भी ऐसे यूं होने की बजाय अब इस तरह की हो चुकी है, क्योंकि इरोजन हो चुका है इनका। अब थोड़ी बहुत हाइट बची है इनकी। अप्लांचियन नॉर्थ अमेरिका, यूराल माउंटेन्स रशिया, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। ऐसी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का, जो
अभी मतलब काफी कम हाइट जिनकी बची हुई बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स का डायग्राम आपको साथ साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है। एक जमीन का एक ऐसा हिस्सा, मान लो एक ये फ्लैट लैंड है, और उसमें से जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो नीचे की तरफ धंस गया है, नीचे की तरफ धंस गया है, देखिए नीचे की तरफ धंस गया है। तो ये जो धंसा हुआ एरिया होता है, इसकी वजह से दो बराबर में पहाड़ से टाइप के खड़े हो जाते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ऊपर की तरफ पहाड़ की तरह दिखेंगे। अगर आप इस हिस्से में यहाँ खड़े हो जाओ, तो आपको ये वाले हिस्से, इधर वाला और इधर वाला, दोनों तरफ का जो हिस्सा है, ये कैसा दिखने को मिलेगा? पहाड़ की तरह। यही वो बात है कि यहाँ पे ना जो बात है आ जाती है, फोल्ड, इन्हीं को ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉक की तरह दिखे, इसीलिए इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। या भ्रंशोत, जो मैंने बताया था वर्ड, क्या बताया था? ये रहा, भ्रंशोत पर्वत। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है? जैसे ये अपर वाला एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? लोअर वाला एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। इंग्लिश में जो ऊपर की तरफ जो एरिया है, इसको हॉर्स्ट बोलते हैं, हॉर्स्ट बोलते हैं। नीचे वाला जो एरिया है, इसे गार्बेन बोलते हैं। ठीक है, गार्बेन बोलते हैं। लेकिन गार्बेन को हिंदी में बोला जाता है भ्रंश। भ्रंश यानी भ्रंशोत से आपको भ्रंश याद हो जाए। ठीक है। भ्रंशोत, ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश, गार्बेन। लेकिन हॉर्स्ट को ये बोलते हैं उत्खंड, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उत्खंड। ठीक है। नेक्स्ट इज राइन वैली, वॉगस माउंटेन, यूरोप में ऐसी माउंटेन्स के एग्जांपल है। कौन कौन से? राइन वैली, वॉगस माउंटेन, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है, ब्लॉक माउंटेन्स के कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स वो होते हैं जो ज्वालामुखी की जो एक्टिविटीज होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं। जैसे अफ्रीका की अगर बात करें, अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा माउंट किलिमंजारो। ठीक है। जापान में आपको देखने को मिलेगा माउंट फूजियामा। ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वॉल्केनिक माउंटेन्स की वजह से बनते हैं। बेसिकली ये जो माउंटेन्स होती हैं, ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर की तरह काम करती है, यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है। कुछ रिवर्स का जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर्स ही होता है, माउंटेन्स के अंदर से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और रिवर्स बनती है। कुछ रिजर्वायर्स होते हैं, कुछ रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे वाटर हार्स काफी हार्नेस्ड होता है बाय यूज ऑफ पीपल। पीपल्स की यूज की वजह से काफी जो वाटर होता है वो काफी हार्नेस्ड हो जाता है। और इस तरह की जो माउंटेन्स है, इरिगेशन में जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां से नदियां बह रही हैं तो वहां से पानी आता है, पानी की वजह से हम खेती कर पाते हैं। ठीक है। और बांध वगैरह बना के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं ऐसे पे। ठीक है। उसके अलावा रिवर वैलीज यहाँ पे आपने को देखने को मिलेंगे, टेरेसेस देखने को मिलेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, मतलब काफी आइडियल क्रॉप्स कल्टीवेशन यहाँ देखने को मिलेगा। और माउंटेन्स के अंदर बहुत ही रिच क्वालिटी में फ्लोरा और फोना देखने को मिलता है। फ्लोरा, पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को, और फोना बोला जाता है एनिमल्स को। ठीक है। तो काफी रिच डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी आपको यहाँ पे? काफी रिच डाइवर्सिटी देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। अब ये जो, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टाइल लैंड है, काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ऐसा नहीं, फॉरेस्ट वगैरह भी मिलेंगे आप। ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट के साथ साथ आपको ये फॉरेस्ट की किन किन चीजों को, जरूरतों को पूरा करेंगे? ये फॉरेस्ट आपके फ्यूल की, यानी ईंधन की, फॉडर, चारा, शेल्टर, घर, ठीक है, और कुछ भी प्रोडक्ट जैसे गम, गोंद, रेजिन, ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं ये फॉरेस्ट। ये देखिए वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम और ये डायग्राम। देखो ये नीचे जो बना हुआ है, ये होता है मैग्मा चैम्बर। ठीक है।
अंदर जब तक जो लावा है, जब तक वो जमीन के अंदर रहता है उसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। और जहां ये जो मैग्मा इकट्ठा होता है, इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ठीक है। इस मैग्मा चैम्बर से लावा ऊपर की तरफ आता है और फिर ये फूट के ही बहता है। पहले ये यहीं पे फटा था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। धीरे धीरे जो इसकी लावा की जो लेयर्स बनी, ये लेयर्स बनी, इनकी वजह से जो पहाड़ बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? लावा इसको हम वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है। और ये जो लावा बॉम्ब्स, ये देखो, ये लावा बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ये लावा बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ये ज्वालामुखी के फटने की वजह से जो पत्थर वगैरह टूटते हैं उन्हें लावा बॉम्ब्स कहते हैं। काफी मतलब ये जो मैग्मा जो बाहर निकल के लावा बनता है, और उस लावा से मतलब वो लावा इनके साथ में ही आता है। और जो पिघला हुआ ये जो पिघले हुए पत्थर होते हैं, बेसिकली पिघले हुए जो रॉक्स होते हैं, जो लावा की वजह से पिघल जाते हैं, उन्हीं मैग्मा की वजह से पिघल जाते हैं, उन्हें लावा कहते हैं, जो इन माउंटेन्स के यहाँ बहता है। और इस माउंटेन्स की हाइट बढ़ती रहेगी जब तक लावा निकलता रहेगा। इन माउंटेन्स की हाइट बढ़ती रहेगी, क्योंकि लावा निकलेगा, लावा निकलेगा और यहाँ आके जम जाएगा, फिर लावा निकलेगा, यहाँ जम जाएगा, फिर लावा निकलेगा, यहाँ जम जाएगा, ऐसे करके इनकी हाइट बढ़ती रहती है। ठीक है। इनकी हाइट जो है बढ़ती रहती है। हाँ जी। यहाँ पे जो पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगा, जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, यहाँ की सीनिक ब्यूटी काफी अच्छी होती है, इसीलिए टूरिस्ट प्लेस भी काफी आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगी। पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, स्काई डाइविंग वगैरह, ये इसका ऐसी कई चीजें आपको पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। अब पठार से काफी चीजें बच्चे समझ जाएंगे कि पठार तो पता है, लोगों को पठार पता है कि क्या होता है। ठीक है। पठार सबको पता होता है। लेकिन अब पठार है क्या, बेसिकली हम देख लेते हैं पठार में क्या है। पठार एक एलिवेटेड लैंड है, ऊपर की तरफ उठा हुआ। पठार एक एलिवेटेड लैंड है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। जैसे मान लो आप कहीं पे खड़े हो और आपको वहां पे काफी यूं ऐसा एक लैंड देखने को मिलता है, और ऊपर से फ्लैट है। ऊपर का हिस्सा जो है ये पूरा फ्लैट है। ठीक है, मैदान है। ऊपर क्या है? मैदान है, फ्लैट लैंड है। लेकिन यहाँ पे खड़े होने पे आपको पहाड़ की तरह दिखे। यानी कहने का मतलब, मैदानी क्षेत्र का और पहाड़ी क्षेत्र का एक मिक्सअप होता है प्लाट्यू, पठार। क्योंकि हम अगर ऊपर के हिस्से में यहाँ खड़े हो जाए, इस जगह पोजीशन पे खड़े हो जाए, पोजीशन नंबर 1 पर, तो आपको इसे 2 कर देते हैं। पोजीशन नंबर 1 पर खड़े हो तो आपको वो मैदान की तरह लगे। लेकिन पोजीशन नंबर 2 पे आप खड़े होगे तो आपको वो मतलब पहाड़ की तरह लगे। ठीक है। ये रहा। एक से ज्यादा स्टीप स्लाइड्स या कह लो कि ढाल इसकी हो सकती है, स्लोप्स काफी स्टीप्स हो सकती हैं। जो हाइट है, हाइट ऑफ द प्लेट्यूज, इन जो प्लेट्यूज की हाइट है बहुत कई हजार मीटर तक हो सकती है। कई हजार मीटर तक हो सकती है। इंडिया में एग्जांपल लें तो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है। इंडिया का एग्जांपल ले रहे थे हम, डेक्कन प्लेट्यू का लेते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू लेते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। और ईस्ट अफ्रीका में हम केनिया, ईस्ट अफ्रीका में प्लेट्यू है केनिया के अंदर, तंजानिया के अंदर, युगांडा के अंदर। और वेस्टर्न जो पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे भी आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा। लेकिन तिब्बतन प्लेट्यू जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द अर्थ, ये तिब्बतन प्लेट्यू, जिसकी हाइट 4000 से लेकर 6000 मीटर तक, यानी 4000 मीटर से आप कह सकते हो कि 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की हाइट है इसकी। ठीक है, अबाउट द सी लेवल। और जो पठार वगैरह की हाइट है, माउंटेन की हाइट है, हम सी लेवल से काउंट करते हैं। कहाँ से? सी लेवल से। हम्म। हाँ जी। प्लेट्यूज बहुत काम के होते हैं। क्यों काम के होते हैं? देखो, जहां आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा, जहां आपको प्लेट्यू यानी पठार देखने को मिलेगा, वो जगह मिनरल्स के लिए बहुत ही रिच होगी। मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे।
बहुत ज्यादा मिनरल्स इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वहां पे बहुत सी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो अफ्रीका का जो प्लेट्यू है, ठीक है, अफ्रीकन जो प्लेट्यू है, वहां पे आपको गोल्ड और डायमंड की माइंस देखने को मिलती है। इंडिया जो का जो प्लेट्यू है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपको पता है मिनरल्स के लिए में कोल, जो आयरन है, कोल है, लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये भर भर के मिलेंगे आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू। वहीं पे अफ्रीकन प्लेट्यू में गोल्ड और डायमंड का मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। अब देखो, कुछ ऐसी लैंड्स है जब अब बात करें प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू में मान लो इस प्लेट्यू के ऊपर से कोई नदी बह रही है, तो ये नदी क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा है तो नदी यहाँ से गिरेगी। ठीक है, नदी मान लो यहाँ पे इधर से कोई नदी आ रही है, तो वो नदी ऐसे आएगी और नीचे की तरफ गिरेगी। तो नीचे की तरफ गिरने की वजह से ना ये वाटरफॉल्स बहुत देखने को मिलेंगे आपको यहाँ। वाटरफॉल्स देखने की वजह से यहाँ पे एक टूरिज्म भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टूरिज्म काफी डेवलप हो जाता है वाटरफॉल्स की वजह से। हुंड्रू फॉल्स जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का है, वो एक रिवर है। ठीक है, सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा रिवर है छोटा नागपुर प्लेट्यू पर। यहाँ पे हुंड्रू फॉल्स बनता है। जगह का नाम है हुंड्रू फॉल्स क्योंकि यहाँ पे जल प्रपात होता है। ठीक है, और जोग फॉल्स यानी जग जो जल प्रपात है कर्नाटक में, जोग फॉल्स कर्नाटक में, ये भी पठार के ऊपर से गिरने वाली नदी की वजह से ही बना। एंड इसके अलावा जो ऐसे पठार होते हैं उनके ऊपर आपको ना जो मिट्टी है, सॉइल है, वो काफी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। और ब्लैक सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और काली मिट्टी स्पेशली कॉटन की फसल में बहुत अच्छी है, कपास की फसल। नेक्स्ट जो हमारा है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स यानी हम अब बात कर रहे हैं मैदानों की। ये फ्लैट लैंड्स है। ठीक है, ये कैसे हैं? समतल मैदान, फ्लैट लैंड्स हैं जो काफी बड़े एरिया में फैलते हैं। इनकी जो हाइट है, सी लेवल से अगर हम इनकी हाइट देखें तो 200 मीटर से भी कम है। अगर 200 मीटर से हाइट कम है तो उसको हम मैदान के ऊपर लेते हैं, मैदान में आ गया। ठीक है, 600 मीटर से ऊपर की हाइट थी तो हमने उसको माउंटेन में काउंट किया था, पर्वत में। लेकिन अगर जो मैदान है उसको हम सिर्फ 200 मीटर से नीचे की हाइट है उनमें काउंट करते हैं। प्लेन्स एक्सट्रीमली लेवल पे, कुछ प्लेन्स जो होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, काफी रोलिंग और अनड्यूलेटिंग होते हैं, फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो प्लेन्स हैं वो जो नदियों और नदियों के साथ जो आने वाली जो उसकी सहायक नदियां होती हैं उनके थ्रू बनाया जाता है। क्योंकि पहाड़ों में से ये इरोजन करते हैं, जो इरोजन करते हैं और इरोड किया हुआ जो मटेरियल होता है उसको डिपॉजिट कर देते हैं ये। ठीक है, डिपॉजिट करते हैं मैदानों में आके, जिसकी वजह से मैदानों का निर्माण होता है। अब ये क्या क्या लेके आते हैं अपने साथ साथ, तो ये लेके आते हैं स्टोन, लेके आते हैं सैंड, लेके आते हैं सिल्ट, लेके आते हैं। ठीक है, और इनकी जो कोर्सेज हैं उनके बीच में जो घाटियां हैं, वैलीज बन जाती है, घाटियां बन जाती हैं। कुछ ये जो प्लेन्स है काफी बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है। फर्टाइल लैंड होने की वजह से और प्लेन एरिया होने की वजह से यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, जो परिवहन सिस्टम होता है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया और होता है क्योंकि ये बहुत आसान होता है डेवलप करना। और वहीं पे अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो वहां पे काफी रफ टेरेन होती है जिसकी वजह से वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। बहुत बड़े कुछ प्लेन्स के एग्जांपल ले लेते हैं जो हमें एशिया में भी देखने को मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, एशिया में हमें जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इंडिया में सबसे बड़ा मैदान यही है, गंगा ब्रह्मपुत्र का। चाइना में हम एग्जांपल ले लेते हैं यांगजी का। ठीक है, यांगजी चाइना के अंदर। और क्योंकि ये प्लेन एरिया है तो ये बेस्ट एरिया होता है हैबिटेट के लिए। हैबिटेट हैबिटेट फॉर पीपल्स, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिले। वहीं पे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्टेट्स की, देख लो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन हमारे जो नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स हैं उनमें पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, और सेंट्रल इंडिया में तो और भी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। तो इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ठीक है, प्लेन्स की जो लैंड होती है काफी फर्टाइल होती है, लैंड हाईली प्रोडक्टिव होती है कल्टीवेशन के लिए।
क्योंकि एल्यूवियल सॉइल का डिपॉजिट यहाँ पे ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, और एल्यूवियल सॉइल लगभग हर टाइप की क्रॉप्स को सपोर्ट कर देती है। तो काफी बेटर एक कल्टीवेशन का बहुत अच्छा साधन है। कहाँ पे? आपको प्लेन्स एरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स और जो पीपल, जो लैंडफॉर्म्स यानी स्थल रूप और जो लोग हैं उनके हिसाब से देखो, ये एज एन एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरह है। एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरह है। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे लैंडफॉर्म्स को इंसान यूज करते हैं, अपने घर बनाते हैं, रहते हैं, क्रॉप्स डेवलप करते हैं, घर बनाएंगे प्लेन एरियाज के अंदर, लेकिन फिर भी हम उन्हीं एरियाज को खराब भी करते हैं। हालांकि देखो नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स वगैरह, दे स्टॉर्म्स वगैरह, ये सब हमको देखने को मिलते हैं जो काफी डिस्ट्रक्शंस करते हैं। लेकिन हम इन चीजों का रिस्क भी कम कर सकते हैं अगर हमें अवेयरनेस पूरी हो, अगर हमें नॉलेज है कि किस टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, तो हम अब इजीली इन चीजों से बच सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं लैंड और वाटर की, तो हमने इनका यूज भी बहुत किया है, लेकिन इनको पॉल्यूट भी बहुत किया है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें जितना हो सके हमारी अर्थ को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कह लो कि मुश्किल से ये चीजें देखने को मिलती हैं। पॉल्यूट बहुत किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो फर्टाइल लैंड, क्वाइट ऑफन वी यूज लैंड ऑफ वेस्टफुल मैनर, हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, खेती करने के लिए हमें बहुत चीजें की हैं, लेकिन ऐसा लेकिन साथ साथ में हमने पॉल्यूशन भी बहुत किया है, इनको गंदा भी बहुत किया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो अर्थ है हमारी उसको एक बेटर प्लेस बनाए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो एनसीईआरटी है का जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, हमेशा ओपन रहेगा। आप जब चाहें सुझाव आपका दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो दैट्स इट फॉर नाउ।